Hello friends, subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any updates. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है। टू वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, वन ऑफ द एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस। दो आपको मटेरियल दे रखा है, अलग अलग मटेरियल, एक एल्यूमिनियम का एक कॉपर का, दोनों का लेंथ बोल रहा है सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है बोल रखा है। तो इनकी रेजिस्टिविटी तो अलग अलग होगी भाई, मटेरियल अलग अलग है तो इनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग होगी, वो आपको दे रखा है डेटा में। और कह रहा है इनकी रिलेटिव डेंसिटी आपकी कितनी है। एल्यूमिनियम की रिलेटिव डेंसिटी है 2.7 और कॉपर की रिलेटिव डेंसिटी कितनी है 8.9। तो क्वेश्चन ये कह रहा है विच वन ऑफ द टू वायर इज लाइटर। इसमें बताना है कौन सा हल्का है, मतलब किसका मास कम होगा किसका मास ज़्यादा, एक तो ये बताना है। दूसरा आपको ये बताना है हेंस एक्सप्लेन वाई एल्यूमिनियम वायर्स आर प्रिफर्ड फॉर ओवरहेड पावर केबल्स। ओवरहेड पावर केबल्स मतलब जो पावर केबल्स जाती हैं, लाइनें जाती हैं, उसमें हम एल्युमिनियम की वायर ही बहुत ज़्यादा क्यों यूज़ करते हैं, ये बताना है। ठीक है। इवन हमारा जो कॉपर का जो वायर्स होता है उसकी रेजिस्टिविटी तो कम होती है। कॉपर्स की रेजिस्टिविटी क्या है, कम है ना, 10⁻⁻8 ओम 1.72। एल्युमिनियम की 2.63 है। ये बेस्ट कंडक्टर है, इनके इसके कंपैरिजन में ये बेस्ट कंडक्टर है। एल्युमिनियम भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, लेकिन एल्युमिनियम इनके कंपैरिजन में ये बैड कंडक्टर है। लेकिन फिर भी हम एल्युमिनियम का ही वायर क्यों यूज़ करते हैं फॉर ओवरहेडिंग, इसको सीखते हैं। ये देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन सा हल्का है कौन सा भारी है। भारी और हल्का देखते हैं। भारी हल्का हमेशा मास से देखेंगे। तो दोनों की रेजिस्टेंस बोल रखा है, रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ एल्युमिनियम, दोनों बराबर हैं। आर बराबर क्या होता है, रो ऑफ कॉपर। कॉपर को मैं सी से दिखाता हूँ। रो ऑफ कॉपर एल अपॉन में एरिया ऑफ कॉपर। एरिया के बारे में कुछ नहीं बोला तो एरिया को मैंने ए सी लिख दिया। रो ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम को स्मॉल ए से लिख रहा हूँ। एल अपॉन में ए ऑफ स्मॉल ए। एल और एल चला गया, मतलब रो ऑफ कॉपर अपॉन में रो ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू ए ऑफ एल्युमिनियम अपॉन में ए ऑफ कॉपर, इक्वेशन नंबर 1। मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, दोनों के क्रॉस सेक्शन एरिया का रेशियो आ गया क्या, उनकी रेजिस्टिविटी का रेशियो, और इनवर्स रेशियो है बेसिकली। अच्छा, इनवर्स रेशियो है। इनवर्स रेशियो आएगा, इनवर्स रेशियो तो नहीं आएगा, ये नीचे चला जाएगा, ये सी ऊपर आएगा। इनवर्स रेशियो नहीं है ये, और ये ए नीचे रहेगा, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर हम बात करें रिलेटिव डेंसिटी की, अगर हम मास को मेजर करना चाह रहे हैं कि मास ऑफ कॉपर अपॉन में मास ऑफ एल्युमिनियम इज इक्वल टू, तो मास ऑफ कॉपर कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इंटू लेंथ इंटू में डेंसिटी, डेंसिटी को स्मॉल डी से दिखाते हैं, डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन में कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू में एल इंटू में डेंसिटी ऑफ कितना, डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। तो बहुत अच्छे से देखें तो एल से एल कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एरिया ऑफ कॉपर अपॉन में एरिया ऑफ एल्युमिनियम इंटू में डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन में डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ रिलेटिव डेंसिटी दे रखा है। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी का आपके पास फॉर्मूला पता है। रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन कितना होता है भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसे देखें तो 4 डिग्री सेल्सियस तो आ जाता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे एसआई सिस्टम में कितना होता है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी ऑफ वाटर होता है। तो रिलेटिव डेंसिटी में अगर आप क्या कर देते हैं, 1000 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आपका डेंसिटी आ जाता है उस सब्सटेंस का। मतलब अगर आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया रहे तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा, यहाँ भी 1000 मल्टीप्लाई करेंगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाएगा। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो असलियत में 1000 गायब हो गया, कट गया। तो बहुत अच्छे से अगर आप देखें तो एल्युमिनियम ऑफ कॉपर अपॉन में एल्युमिनियम ऑफ एरिया ऑफ कॉपर अपॉन में एरिया ऑफ एल्युमिनियम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रो ऑफ कॉपर अपॉन में रो ऑफ एल्युमिनियम, और इनटू में कितना आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन में डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम। मतलब रिलेटिव डेंसिटी भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब दोनों का रेशियो ले लेंगे और डेटा डालेंगे तो इसकी वैल्यू मैंने सॉल्व किया है दूसरे कॉपी में, इसकी वैल्यू आई हुई है ना, 2.2 समथिंग इसकी वैल्यू आई हुई है। मैं डेटा रख के दिखा देता हूँ आपको। मास ऑफ द कॉपर अपॉन में मास ऑफ द एल्युमिनियम इज इक्वल टू, रो ऑफ कॉपर कितना दे रखा है आपको, कॉपर का रो दे रखा है 1.72 अपॉन में
2.63, रेशियो ले लेंगे तो 10⁻⁻8 कट जाएगा। डेंसिटी ऑफ कॉपर, इसका भी रेशियो ले लेंगे तो 1000 कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 8.9 अपॉन में 2.7। तो इसकी वैल्यू जो आती है, इसकी वैल्यू 2.2 समथिंग आती है। सॉल्व करने के बाद कैलकुलेटर से एक बार सॉल्व करिएगा या तो खुद कोशिश करिएगा, बड़ा टफ है, बड़ा खतरनाक वाला है ना, लेकिन फिर भी आप एक बार कोशिश करिएगा। इसकी जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2.2, तो 2.2 आ जाएगा आपके पास। तो इसका मतलब क्या समझ में आया, मास ऑफ द कॉपर इज इक्वल टू द 2.2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द एल्यूमिनियम। मतलब कौन भारी है भाई, कौन भारी है भाई, मास ऑफ द कॉपर इज ग्रेटर देन मास ऑफ द एल्यूमिनियम। और कितना गुना ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है, 2.25 गुना ज़्यादा है लगभग। तो कौन भारी है, भारी भाई साहब आपका कॉपर है ना। तो कौन लाइटर है, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम हमारा हल्का है और कॉपर हमारा क्या है, भारी है। दूसरी चीज, क्यों हम ओवरहेड पर हम एल्युमिनियम के ही वायर को प्रेफर करते हैं, है ना। क्यों हम ओवरहेड पर एल्युमिनियम, पावर सप्लाई के लिए ओवरहेड पर एल्युमिनियम की ही वायर प्रेफर करते हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू अवॉइड वेट ब्रेकिंग, टू अवॉइड वेट ब्रेकिंग। अपने वेट के कारण ये टूट ना जाए, इसीलिए हम एल्युमिनियम का वायर यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका वेट एल्युमिनियम के रिस्पेक्ट में 2 गुना ज़्यादा है। अगर हम एल्युमिनियम का वायर यूज़ करेंगे और बड़े बड़े वायर्स यूज़ करते हैं, है ना, और जब हम बड़े बड़े वायर्स यूज़ करते हैं और मोटा भी वायर यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस कम होनी चाहिए ना, तो मोटा भी वायर यूज़ करेंगे। तो हम बड़े बड़े वायर्स यूज़ करेंगे, लंबे लंबे वायर्स यूज़ करेंगे, मोटा वायर यूज़ करेंगे, तो क्या होगा, उसके वेट के कारण वो क्या हो जाएगा, टूट ना जाए। इसीलिए हम एल्युमिनियम का वायर प्रिफर करते हैं फॉर सप्लाई। समझ रहे बात को, फॉर सप्लाई, ओवरहेडिंग सप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ फ्रॉम द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस ऑन अ रजिस्टर मेड ऑफ अलॉय मैंगनीन। मतलब एक मैंगनीन मटेरियल का एक रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस वोल्टेज लगाया गया है, जिससे करंट को रिकॉर्ड किया गया है और वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को। तो ध्यान से अगर आप देखें, एक आपको लिस्ट दिख रही होगी बोर्ड पर, दिख रहा है। तो इस लिस्ट में अलग अलग करंट पर अलग अलग वोल्टेज नोटिस किया गया है ना। अलग अलग करंट पर अलग अलग वोल्टेज नोटिस किया गया है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप क्या कंक्लूजन, इन टेबल से आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हो। इन टेबल से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, ध्यान से अगर आप देखें तो जो टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल में हर वोल्टेज के करस्पॉन्डिंग एक करंट है, और जब हम वोल्टेज और करंट का जब हम रेशियो लेंगे तो सब में 19.7 ऑन एन एवरेज आ रहा है। तो 19.7 क्या आ रहा है, ऑन एन एवरेज रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। मतलब रेजिस्टेंस का डेविएशन जो है फॉर डिफरेंट वोल्टेज बहुत ज़्यादा नहीं है। ध्यान से अगर आप देखिए तो 0.2 एम्पियर से लेकर 8 एम्पियर तक करंट बदला है। 0.2 एम्पियर से लेकर 8 एम्पियर तक करंट बदला है, और वोल्टेज जो है आपका 3.94 वोल्ट से लेकर 158 वोल्ट तक बदला है। मतलब इतना वाइड रेंज तक वोल्टेज को बदल दिया, और करंट भी इतना वाइड रेंज तक बदला, लेकिन रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही रही। इसका मतलब ये कि इसका जो रेजिस्टेंस है, इट्स रेजिस्टेंस is constant over the wide range of voltage and over the wide range of current in it. Hence resistance of the conductor do not depends on temperature. इससे ये भी कंक्लूजन ड्रॉ होता है, क्योंकि करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है, और अगर करंट आपका बहुत ज्यादा फ्लो कर रहा है तो रेजिस्टेंस आपका टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। करंट फ्लो होगा, हीट प्रोड्यूस होगा, तो हमारे कंडक्टर का टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। लेकिन यहां पर रेजिस्टेंस तो बार बार सेम आ रहा है, इसका मतलब रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और अगर रेजिस्टेंस डू नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर और हर वोल्टेज पर हर करंट पे वही रेजिस्टेंस आ रहा है 19.7 ओम ही, तो इसका मतलब न्यूटन्स लॉ को ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। ओम्स लॉ इसमें वैलिड है। और एक कंक्लूजन और यहां से ड्रॉ होता है कि इसका अल्फा नियरली 0 है। अल्फा मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि जब इस टेम्परेचर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है, नियरली 0 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।